जय हिंद साथियों। आज हम लोग थर्ड क्लास देखने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास नंबर 8 का ऑल आउट। तो चलिए, इतिहास चल रहा है अभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौरा पहला कथन, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के बंटवारे को बांटकर देखते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। तो ये भी कथन सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में स्वतंत्रता सम्मिलित है और समानता सम्मिलित है, और ये लोकतंत्र सम्मिलित है। सामंती व्यवस्था ये सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम जो है जेम्स रेनल को सौंपा था। जेम्स रेनल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनल को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो दिल्ली में हुए हड़ताल का मुख्य कारण जो था वो कम वेतन और खराब भोजन, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। तो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों का जिक्र मिलता है। तो पहला है कि गवर्नर जनरल के शासनकाल का, तो ये सही है, गवर्नर जनरल के शासनकाल का मिलता है। फिर दूसरा है अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का, तो ये भी सही है। और फिर तीसरा है भारतीयों के गतिविधियों का, तो भारतीय गतिविधियों का नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथनों को सत्य है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी, और इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया, और इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन की आवश्यकता माना। तो 7 का क्या हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि वो सभी किताबें लिखे हुए हैं जेम्स मिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में स्थित पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, खुशनविशी क्या है। खुशनविशी क्या है, तो ये हो जाएगा सुंदर लेखन की कला है। खुशनविशी ये क्या है, तो एक सुंदर लेखन की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1940 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइंस की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया था। तो ये भी सही है। और बाकी तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा कथन जो है गलत है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने का क्या प्रभाव हुए। कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा, और ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप किया गया। तो 2 गलत है, पहला सही है। और कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती चौपट होने लगी, तो ये भी सही है। तीसरा कथन सही है, यानी इस प्रकार 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह बेटे को जो है कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। तो पहला कथन सही है। दूसरा है वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? 14 का क्या हो जाएगा? फरमान का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व लेकर विवाद था। तो ये सही है। और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 यानी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या थे? तो सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण जो है सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, और सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें स्कोर कौन सा असत्य है? तो केवल 2 असत्य है, बाकी पहला कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। और दूसरा कथन है बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकारी दे दिया। तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो ये दोनों गलत को है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाला रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, और सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ये किसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए थे? तो 1786 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। और दूसरा है तो ये कथन सही है। पहला नंबर उसने सच में रोक दिया था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर है कि उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये भी सही है। और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1 और 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1799 में टीपू के हार के परिणाम के फलस्वरूप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। वडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सतत सौंप दी गई और मैसूर पर सहायक संधि थोपी गई। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है क्या है? तो सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा तो गलत हो जाएगा इसमें कथन, और 1 और 3 सही है। अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक आंदोलन था। 26 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर जो है सी यानी 1843 में किया था। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में। हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। हड़प नीति के संदर्भ में सबसे पहले किसको कब हड़पा गया ये हमको मिलान करना है। तो 1 का क्या हो जाएगा? तो सितारा का हो जाएगा बी। 1848 में सितारा का अधिग्रहण किया गया। और संबलपुर को सॉरी 1 का सी हो जाएगा यहाँ। वो सतारा को 1853 में अधिग्रहण किया गया और संबलपुर को 1848 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। संबलपुर को 1848 में और उदयपुर को 1850 में किया गया था। और
नागपुर को 1852 में किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने अवध को जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिकरण किया और अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। तो ये दोनों कथन सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। फिर तीसरा कथन देखते हैं, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, तो उन्होंने अधिग्रहण का बड़ा विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था को निम्नलिखित विशेषताएं थी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय प्रति दीवानी कार्य किए जाते थे। और तीसरा है, फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलवाया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पर एडम बर्क ने महाभियोग चलवाया था, एडमंड बर्क। 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा वे नए बाज़ारों की तलाश कर सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद सकते थे, उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी के वजह से, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो भारत से आयात करने वाली वस्तुएं जो थी, सूती कपड़े थे, पहला हो जाएगा, सूती कपड़ा तो थे, और काली मिर्च थी और रेशम थी, और उद्योग के लिए कोयला ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इस पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर किसे कहा जाता था। तो फैक्टर जो है व्यापारियों को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैक्टर किसको कहते थे, तो व्यापारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कंपनी को, ऑप्शन नंबर यहाँ है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसमें से सत्य केवल 2 है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 है, केवल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं और स्थान जो है। तो 1 का बी हो जाएगा, बंगाल से पटसन का आयात किया जाता था, और असम से चाय का, और पंजाब से जो है कपास का, और मद्रास से क्या हो जाएगा, चावल का निर्यात किया जाता था। इस पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का क्या कारण थे। तो अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का खेती में सुधार लाने हेतु लाया गया था, पहला कथन सही है। दूसरा, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए, ये भी सही है। प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा कब समाप्त की गई। फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा कब समाप्त की गई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1792। यहाँ क्या हो जाएगा, 1792, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नील की खेती कहाँ की जाती थी। तो नील की खेती जो है सभी जगह की जाती थी, भारत में की जाती थी, कैरेबियाई द्वीप में, ब्राज़ील में, स्पेन में, उत्तरी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 में। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 40 क्वेश्चन नंबर है,
इसमें कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्होंने जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तो ये भी सही है। और तीसरा कथन है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सी रही क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार पूछ रहे कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य इसमें से कोई नहीं, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माहलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो माहलवाड़ी व्यवस्था के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। माहलवाड़ी व्यवस्था के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। माहलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसमें से कह रहा है अलेक्जेंडर रीड ने इसमें पहली बार लागू किया था। ये तो गलत हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू नहीं किया था। यह व्यवस्था महाल जो गांवों का समूह होता था उससे की जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल को होती थी। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा? केवल इसमें दो कथन सत्य है, तीसरा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद में दूसरा है भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया जाता था। तो ये दोनों कथन सही है। अब इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह जो है 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था। खोंड जनजाति मुख्यतः भारतीय किस राज्य से संबंधित है? तो खोंड जनजाति भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो खोंड जनजाति भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बेवड़ एक प्रकार की घुमंतू खेती किस प्रकार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो बेवड़ कहाँ की है? तो 46 का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। बेवड़ जो है मध्य प्रदेश का। इसमें जनजाति और संबंधित क्षेत्र इसमें मिलान करना, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो वन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वन का सहारिया उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है। वन का डी हो जाएगा। सहारिया जो है, एक सेकेंड, सहारिया पश्चिमी भारत में पाई जाती है। सहारिया कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी भारत में पाई जाती है। उसके बाद में रियांग जो है उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है और बैंगा जो है मध्य भारत में पाई जाती है और उसके बाद उरांव जो है पूर्वी भारत में पाई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।